नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या जेल से सरकार चला सकते हैं, इसको लेकर कई दिन से बहस चल रही थी। इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बयान दिया है और उनके इस बयान से नई बहस शुरू हो गई है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बुधवार को साफ किया कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है। एक कार्यक्रम में सक्सेना ने कहा कि वो दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। एलजी सक्सेना की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब हाल ही में ईडी की हिरासत से ही सीएम केजरीवाल ने 2 सरकारी आदेश जारी किए हैं। ईडी की हिरासत से केजरीवाल ने पहला आदेश रविवार को जारी किया था। इसमें उन्होंने जल मंत्री आतिशी को दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मंगलवार को उन्होंने दूसरा आदेश जारी किया जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा था। ऐसे में एलजी सक्सेना की जेल से सरकार नहीं चलेगी टिप्पणी नई राजनीतिक हलचल शुरू कर रही है। बीजेपी द्वारा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात पर केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और जीएनसीटीडी अधिनियम का हवाला दिया। आतिशी ने कहा कि विपक्षी दलों और नेताओं खासकर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का फायदा उठा रही है। आतिशी ने कहा कि देश का कानून बेहद स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब कोई अन्य विकल्प ना हो। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 356 के मुद्दे पर कई बार फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति शासन तभी लागू किया जा सकता है जब उस राज्य के शासन के लिए कोई अन्य विकल्प ना बचा हो। इसलिए अगर राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यह साफ हो जाएगा कि यह केवल एक राजनीतिक बदले की भावना के तहत लिया गया फैसला है। इसे संस्थानों के द्वारा विपक्ष को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ रमेश ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। दिल्ली से बड़ी खबर है, एलजी ने कहा है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। क्या लगता है दिल्ली में राज्यपाल शासन, जो उपराज्यपाल का शासन जो है लागू होने वाला है? जो बयान आया उसके बाद में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कुछ तजुर्बात ऐसी है कि यहाँ पे राज्यपाल शासन लगा दिया जाए या तो कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि केजरीवाल को किस तरीके से यहाँ से सरकार से बेदखल करा जाए। इस तरह की तजुर्बात है, लेकिन मुझे लग रहा है यूटी राज्य है, इसके कानून भी अलग है, इनकी सारे संवैधानिक चीजें भी अलग है। राज्यपाल शासन लगाने का कोई तुक तो बनता नहीं है। वो इसलिए नहीं बनता, अगर केजरीवाल जेल में है वहां से वो किसी भी अपने विधायक को प्रमोट कर देंगे या अपनी वाइफ को कहेंगे कि तुम सीएम बन जाओ और तुरंत ही 6 महीने का जो टाइम मिलता है तो उनकी वाइफ कहीं से चुनाव लड़ेंगी किसी भी विधानसभा क्षेत्र से। तो इसलिए मुझे संभावना लगती नहीं है कि राज्यपाल शासन यहाँ पे लागू होता। हाँ, ये जरूर लगे कि केजरीवाल साहब हो सकता है इस्तीफा दे दें, क्योंकि इस्तीफा बनता भी है। जब आप जेल में हो, जेल में रह के एक बड़े संवैधानिक पद को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो जी। लेकिन रमेश ठाकुर जी, अभी तक अरविंद केजरीवाल पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, जांच चल रही है ईडी की, और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक जो सीएम है सिटिंग, वो जेल से सरकार नहीं चला सकता। इस पर क्या कहना है आपका? इसमें देखो 2 पहलू हैं। पहला तो पक्ष ये है कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ है जी, वो अलग बात है। ईडी ने आरोप के तहत कुछ आरोप हैं जिसमें कोर्ट ने भी माना है और उनकी इन्वेस्टिगेशन जो जांच हुई है तब तक वो सब चीजें निकल के आई हैं। अभी कोर्ट ने भी अलाउ करा है हर चीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए, इसलिए उनको कैप्चर करा गया है, जेल ले जाए गए। अब जब आरोप लगता है, जब तक आप जेल में हो, ये नहीं कहता कोई आपको कोई परेशान कर रहा है, लेकिन हाँ सीएम जैसे पद को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये संवैधानिक चीजों पे लिखा हुआ है। इससे पूर्व भी कई राज्यों के सीएम जब जेल गए हैं तो जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी ताजा उदाहरण हमारे पास झारखंड का है। हेमंत सोरेन जब जेल जाते हैं, जेल जाने से पहले वो अपना इस्तीफा देते हैं और दूसरे अपने किसी विधायक को सीएम बनाते हैं।
तो यहाँ दिक्कत क्या है, मतलब यहाँ पे फिर वही चीज आ गई कि आपको जो पद मिला है, भाग्य से मिला है या किसी तरीके से मिला है, उसको आप चिपक के बैठ गए, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हो। यहाँ पे देखो संवैधानिक पहलू यही कहते हैं, आप इस्तीफा दो और आपके ऊपर जो आरोप लगे उसको आप लीगली तरीके से फाइट करो, ठीक है। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी का ये भी तो आरोप है कि उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव के मौके पर जो है केजरीवाल को गिरफ्तार कराती है ताकि लोकसभा चुनाव में है अरविंद केजरीवाल प्रचार प्रसार ना कर सके, और उनकी पार्टी को खत्म करने का राजनीतिक षड्यंत्र भी रच रही है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर। देखिए ये आरोप क्यों लग रहे हैं, टाइमिंग को लेकर। टाइमिंग ऐसी है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले फेज का चुनाव 20 तारीख को है, अगले महीने। तो इस हिसाब से हर एक दल, हर एक पार्टी सियासत की जो होती है वो राज्यों में जाती है, अपनी कैंपेन करती है, चुनाव प्रचार करते हैं। तो उस चुनाव प्रचार करने के लिए जो आम आदमी पार्टी तैयार हो रही थी वो बड़ा नुकसान हुआ है, वो नहीं हो पाया है। और यही सबसे बड़ी सलोचना है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी यही तो चाह रही थी कि भाई चुनाव में किसी भी तरीके से कोई भी ओपोनेंट जो पार्टी है वो हमारे समक्ष ना खड़ी हो पाए। तो ये सारी चीजें हो रही थी। मुझे लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो लीड है वो भारतीय जनता पार्टी ले रही है और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पिछड़ते हुए दिख रही है। जी रमेश ठाकुर जी, जिस तरीके से आतिशी का भी बयान सामने आया है उपराज्यपाल के बयान के बाद कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का हवाला दिया है उन्होंने, GNCTD का भी हवाला उन्होंने दिया है, जिसके तहत 1951 के तहत अगर कोई सरकारी पद पर बैठा हुआ है कि किसी बड़े पद पर सरकार में बैठा हुआ है, अगर जब तक उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक उसको उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है। दूसरा उन्होंने दिया है कि यह भी कयास लगाया जा रहा है कि राज्यपाल शासन जो है वो लग सकता है दिल्ली में, लेकिन उन्होंने GNCTD का भी हवाला दिया है कि जब तक बहुमत है उनके पार्टी के पास तब तक राज्यपाल शासन जो है वो नहीं लगाया जा सकता है। तो क्या ऐसी स्थिति में दिल्ली में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें राज्यपाल शासन लागू हो सकता है या फिर आम आदमी पार्टी को किसी और विकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा? देखो यहाँ पे एक सूरत में राज्यपाल शासन लग सकता है, वो ये है जी, अगर केजरीवाल ने हठ धर्मिता अपनाई, जी, जेल में रहते हुए भी पद अगर नहीं छोड़ा, तो इसमें कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्यपाल अपने विशेषाधिकार से कुछ ऐसा कर सकते हैं कि नहीं अब आप सीट नहीं छोड़ सकते हो तो हम राज्यपाल शासन यहाँ पे लगा देते हैं। एक स्थिति इस सूरत में बन सकती है। दूसरी स्थिति ये है, क्या आम आदमी पार्टी के पास में केजरीवाल के अलावा कोई लीडरशिप उनके पास है ही नहीं? क्या उनके पास दूसरी कतार में कोई ऐसा नेता है नहीं जो दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट कर सके? मतलब ये तो वही बात आ गई ना कि आप सरकार से बिल्कुल और व्यक्ति से ऐसे चिपक के छोड़ना ही नहीं चाह रहे, चाहे आप जेल में हो चाहे बाहर हो। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये भी तो आरोप है कि उनके जितने भी नेता हैं वो अगर फ्रंट पे आते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है, ईडी की तरफ से ईडी का इस्तेमाल करके जेल भेज दिया जाता है। लाइन से उनके नेता जो है वो जेल में पड़े हुए हैं अभी, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे राज्यसभा सांसद हो, शिक्षा मंत्री रहे हो। देखो ये बड़े आरोप हैं, ये बड़े आरोप हैं, लेकिन आरोप ही सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। और आरोप क्या नाम ये कह लो कि इनकी तरफ से जो दलीलें दी जा रही है वो खत्म भी नहीं हो रहे, आरोप जैसे कि तैसे ही खड़े हुए हैं। तो यहाँ बड़ा ये कंट्रडिक्शन हो रहा है कोर्ट में कि जब कोर्ट मान रही है कि नहीं, ईडी के पास कुछ ऐसे प्रूफ, ऐसे तथ्यात्मक उनके पास में एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है और कई सारे दस्तावेज है जिसके आधार पे इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। तो ऐसे में मुझे जहां तक लगता है, जहां मेरा मत है कि कुछ ना कुछ तो है, मगर अगर नहीं होता तो ये हाई कोर्ट में भी गए, निचली अदालत में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, कहीं से भी इनको राहत नहीं मिली। अब जिस तरीके से गिरफ्तारी जिस दिन हुई थी उसी दिन तो इन्होंने पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट में कि मेरी गिरफ्तारी को रोका जाए और मैं जांच में शामिल होऊंगा। आप अब जांच में शामिल होने के लिए कह रहे हो, जब 9 सम्मन आपके पास आ गए, पहले आप क्यों नहीं गए? अब क्यों आप कह रहे हो? इसका मतलब आपको लग गया था कि नहीं, अब तो गिरफ्तारी की तलवार हमारे ऊपर टंग गई है। तो देखो ये जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। अगर आपको जेल जा रहा है, आपके ऊपर आरोप लगे, सबसे पहले आप आरोप को खत्म करवाओ, वाइजत बरी होके आप तक जनता में आओ
फिर दोबारा से सरकार चलाओ, लेकिन तब तक प्लीज आप अपना इस्तीफा दो और दिल्ली के जो वासी हैं उनको परेशानी नहीं होने देना चाहिए। जी रमेश ठाकुर जी, आज उनके इस्तीफे को लेकर हाईकोर्ट में भी मामला है, तो क्या लगता है कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला जो है वो आ सकता है? क्या ये आम आदमी पार्टी के हक में होगा या फिर दिल्ली में नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा? देखिए, जन समर्थन और जन समूह वाली जहाँ पे बात आती है ना, वो सारी की सारी चाहे सरकारें हो या कोर्ट कचहरी हो, सारी के सारे पत्ते डाल देते हैं। जी। फैसला जनता के हित में ही जाता है। जनता ये डिमांड कर रही है कि हमारे कोई काम रुकनी नहीं चाहिए, हमारी सरकार सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए। अब जब सरकार चलाने वाला मुखिया ही नहीं है तो सरकार कैसे? ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट से इस मसले को लेकर केजरीवाल को कोई राहत मिल सकती है। जी। और अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं, मान लीजिए कोर्ट की तरफ से भी आदेश आ जाता है कि भाई आप जेल से नहीं चला सकते सरकार, ऐसे में दिल्ली का नया मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको कौन लग रहा है, दावेदार कौन लग रहा है मुख्यमंत्री पद का? देखो, ये तो केजरीवाल साहब का विशेषाधिकार है। आजकल आपको पता है, वो कहते हैं ना कि जिनके दांत नहीं है उनके लिए चने होते हैं और चने घोड़े खाते रहते हैं, वही वाली बात है। तो लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनके अंदर हुनर है। दुर्गेश पाठक अच्छा नाम है, युवा चेहरा है। उसके पास दिलीप पांडे जी हो गए, भाई बाहर की पढ़ाई उन्होंने करी है और देश विदेश का उनके पास अनुभव है और सरकार चला रही है, शिक्षा मंत्री हैं। तो कई सारे नेता ऐसे हैं जो इस दावेदारी के लिए केस हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है अगर जब ऐसी नौबत आएगी तो केजरीवाल साहब अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल को ही आगे करेंगे, उनको ही सीएम बनाएंगे। शायद यही वजह है कि इस समय सुनीता केजरीवाल जो है वो बहुत सक्रिय नजर आ रही हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा इशारा हो सकता है, तो तेजी सामने आ सकती है। देखो, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश ठाकुर जी। हम केजरीवाल जी का बयान वो खुद पढ़ रही हैं, भावुकता से वो सारी चीजें बता रही हैं, तो उनके अंदर भी पोटेंशियल है और बड़ी देखो IRS अधिकारी रह चुकी हैं और उनको हर चीज का नॉलेज है। सरकार अगर आती है सरकार में, सरकार चला सकती है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश ठाकुर जी हमसे जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर। तो दिल्ली में लगातार सियासी समीकरण बदल रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में सरकार जो है वो अड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो है LG का कहना है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि दिल्ली में सरकार कहां से चलती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ में से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, 31 मार्च को PM मोदी चुनावी शंखनाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करेंगे और एक बार फिर चिरपरिचित अंदाज में मेरठ से लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर में प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैली होगी। लोकसभा चुनाव का आगाज जो है, शंखनाद जो है प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में मेरठ को एक बार फिर उन्होंने चुना है। सहयोगी दल RLD के साथ ये रैली प्रधानमंत्री मोदी की होगी। आपको बता दें कि 2014 और 2019 में भी मेरठ से ही प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान का शुरुआत किया था और एक बार फिर 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ को चुनावी प्रचार के लिए सबसे पहले चुना है। और इस बार सियासी समीकरण थोड़े से बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में RLD का साथ बीजेपी को मिला है, जो जाट वोटों को का बहुत बड़ा मैंडेट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि RLD के पास जाट वोट बैंक जो है वो बहुत बड़े मात्रा में है। किसान वोट बैंक जो है वो RLD के थ्रू जो है बीजेपी से जुड़ेगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर मेरठ से चुनावी आगाज करते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, प्रधानमंत्री मोदी की संभावित रैली है एक बार फिर मेरठ से 31 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगे। हाँ बिल्कुल अलका, जिस प्रकार से देखा जाए 31 मार्च को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मेरठ से जो है चुनाव शंखनाद का आगाज करेंगे। देखा जाए खास इस बार
ये होने वाला है, क्योंकि इस रैली में पहली बार जयंत चौधरी जो शामिल होंगे, तो काफी मायनों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनावी दौरा है वो काफी अहम माना जाता है। और देखा जाए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वो दिग्गज नेता है जो रैली की तैयारी में जुट चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पश्चिम से जो है आगाज करेंगे। और देखा जाए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनावी सनसनाहट का आगाज कर चुके हैं, और 31 मार्च से जो है यहाँ पर इनका दौरा देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ उत्तर प्रदेश की जो है 80 सीटों पर जो अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रही है, और लगातार देखा जाए जिस प्रकार से पश्चिम जो गढ़ था इनका कमजोर था, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जयंत चौधरी इनके पार्टी में जब से शामिल हो गए कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से देखा जाए जयंत चौधरी की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के पास जो जाट वोट है, अगर किसानों की बात करें तो कहीं ना कहीं किसान वोट भी जयंत चौधरी के पास है। हम अगर 2019 चुनाव के समीकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा था, लेकिन जिस प्रकार से जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो है अच्छा प्रदर्शन जो है पश्चिम में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं चुनाव का आगाज कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके भी चुनावी दौरे देखने को मिल रहा है। अगर हम देखा जाए जयंत चौधरी भी आज जिस प्रकार से देखा जाए चुनाव का संघनाद कर चुके हैं, उनकी भी रैली देखने को मिली। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं वो जो है चुनाव का संघनाद कर चुके, जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उन्होंने लक्ष्य रखा है कि जो 80 सीटें हैं अपने सहयोगी दलों के साथ, कहीं ना कहीं वो 80 सीटों पर कब्जा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से तैयारी में लगी हुई है। अमित, जिस तरीके से देखा जाता है तमाम जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा के हों लोकसभा के हों, जब भी प्रधानमंत्री मोदी रैलियां करते हैं भाजपा के खेमे में वोट धड़ाधड़ पड़ते हैं। ऐसे में अब मेरठ में उनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत मजबूत साथी जो है वो एनडीए के हिस्से में आया है, वो आरएलडी के रूप में है। तो जयंत चौधरी का जो साथ है वो और पीएम मोदी का जो प्रचार प्रसार अभियान है मेरठ से जो शुरू हो रहा है, इसका कितना असर जो है वो चुनावी परिणाम में बदलता नजर आएगा? देखिए, अगर 2000 जब से भारतीय जनता पार्टी में पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पीएम की बात करें तो कहीं लोकप्रिय चेहरा है, और देखा जाए कहीं ना कहीं इन्हीं के चेहरों पर जो है ओढ़ मिलती है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए, जिस प्रकार से पश्चिम की हम बात कर लेते हैं, पश्चिम में कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था। लेकिन जब से जयंत चौधरी शामिल हुए, क्योंकि संभावना ये बताई जा रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रैली को संबोधित करेंगे, इस रैली में जयंत चौधरी भी शामिल रहेंगे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम को साधने की कोशिश जरूर करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये रैली की जो है शुरुआत हो चुकी है, और देखा जाए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये आगाज किया है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 300 रैली करेंगे, 300 से अधिक जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। और जो जिस प्रकार से देखा जाए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो भी सामने आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर कब्जा करने के लिए तैयार है, और सभी सीटों की बात करें तो कहीं ना कहीं सभी जो अपने सहयोगी दल है या प्रत्याशियों को लगातार लेके चल रही है, और लगातार जो है वहां पर चुनाव का संघनाद करती हुई जरूर नजर आ रही है। अमित, पूर्वांचल में बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन पश्चिमांचल में आते ही बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो काफी हॉट टॉपिक बन जाता है यहाँ पर, और बाकी विपक्ष दल भी जो है वो पश्चिम में समाजवादी पार्टी का, बसपा का जो है वो पकड़ जो है वो काफी मजबूत नजर आती है। जितना भी विरोधी खेमा एकजुट हुआ है वो पश्चिम में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती पेश करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच की जो टक्कर है वो कितनी नजर आ रही है, बीजेपी के लिए कितनी चुनौतियां हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे चुनाव छाए रहने वाले हैं? देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जाए जो विपक्ष है उसकी बात अगर हम कर लेते हैं तो तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहा है, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों को लेकर घेरने का काम कर रहा है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वो फुलजूर कसर नहीं छोड़ रही। जनता को किस प्रकार से खेमे में लाया जाए, वो चाहे प्रधानमंत्री की कोई योजना थी को धरातल में उतारने का काम करेगी, जिन योजनाओं को जनता तक लाभ पहुंचा के तमाम उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी, जनता को बताने का काम करेगी। लेकिन विपक्ष की हम बात करें तो कहने के वो भी चुनाव की तैयारियों में लगा। हम चाहे अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं, चाहे राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, या फिर मायावती की बात करें तो मायावती की जिस प्रकार से आकाश आनंद को जो पार्टी की कमान संभाली गई तो वो भी कहीं ना कहीं वहां पर अपना जो है चुनावी रैली का संखनाद करने वाले। तो विपक्ष भी देखा जाए जिस प्रकार से वो भी लगातार तैयारियों में जुटा है। लेकिन जिस प्रकार से जनता की बात करें, जनता किसके खेमे में जाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का
चुनावी शंखनाद जो है वो मेरठ से शुरू होगा। 2014 और 2019 में भी यही वो जगह है जहां पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार अभियान शुरू किया था और एक बार फिर जयंत चौधरी का साथ लेकर पीएम मोदी मेरठ से चुनावी प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। अब ये देखना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का साथ पाकर बीजेपी कितने कमल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खिला पाती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई इस समय के सामने आ रही है। अंसारी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का निर्देश आया है। अंसारी के सेहत को लेकर कोर्ट ने जानकारी बांदा जेल के अधीक्षक से मांगी है। बांदा जेल के अधीक्षक को कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि 2 दिन के अंदर उनके स्वास्थ्य को लेकर जो है रिपोर्ट जमा करें। तो बड़ी जानकारी मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। बांदा के जेल अधीक्षक से कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी कर उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी मांगी गई है। 2 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने की भी बात कोर्ट की तरफ से जेल अधीक्षक को कही गई है। वहीं आगरा में ताजमहल के तेजो महल होने का विवाद एक बार फिर से कोर्ट पहुंच गया है। इस बार मथुरा के योगेश्वर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट और क्षत्रिय शक्तिपीठ विकास ट्रस्ट ने वाद दायर किया है। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने सिविल कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया है। कोर्ट ने वाद स्वीकार कर लिया है। सुनवाई के लिए 9 अप्रैल की तारीख तय की गई है। आगरा में लंबे समय से ताजमहल को लेकर विवाद चल रहा है। पहले भी कई बार इस मामले में कोर्ट में वाद दायर किया जा चुका है। अब एक बार फिर ताजमहल चर्चा में है। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि जनवरी में वाद प्रस्तुत किया गया था। उस समय न्यायालय ने सुनवाई के बाद वादी को धारा 80(1) सिविल प्रक्रिया संहिता नोटिस की कार्रवाई पहले पूरी करने को कहा था। प्रतिवादी को नोटिस भेजकर 2 महीने की समय सीमा के बाद दोबारा वाद दायर करने के लिए कहा गया था। वाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महानिदेशक नई दिल्ली, अधीक्षक आगरा सर्किल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और पर्यटन निदेशालय द्वारा महानिदेशक पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है। अधिवक्ता ने बताया कि वाद दायर करने से पहले उन्होंने एएसआई से आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी थी कि ताजमहल बनना कब शुरू हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, इसकी एज कितने तरीके से निकाली गई है। तो एक बार फिर ताजमहल को तेजो महल के तौर पर बताते हुए ताजमहल के खिलाफ वाद दायर किया गया है और ये जानकारी मांगी गई है पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग से कि इस मामले में क्या कुछ है। तेजो महल और ताजमहल की सच्चाई क्या है। इस ताजमहल की उम्र सीमा भी मांगी गई और इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा ट्रस्ट और क्षत्रिय शक्तिपीठ विकास ट्रस्ट के तरफ से वाद दायर किया गया है। मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है। आज हमने ताजमहल के ऊपर एक रेगुलर सूट दायर किया है। हमने अपने केस में ये कहा है कि जो ताजमहल है मूल रूप से वो तेजोलिंग महादेव है। तेजो नाम शिव सहस्त्र नाम स्रोत में तेजो नाम शिवजी का है और विश्वकर्मा प्रकाश में तेजोलिंग बेर निर्माण का वर्णन है। तो वर्तमान में जो ताजमहल है वही तेजो महालय मंदिर है। हमने एक पिछले वर्ष एएसआई को आरटीआई डाली थी जिसमें पूछा था कि ताजमहल बनना कब शुरू हुआ और खत्म कब हुआ और कितने मेथड से इसकी एज निकाली गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से हमारे संवाददाता अजय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, तेजो महल या फिर ताजमहल, इसको लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। कोर्ट में वाद दायर किया गया है, क्या कुछ है मामला, डिटेल में बताएं। देखिए अंका जी, आपको बताना चाहेंगे कि आगरा में एक बार फिर ताजमहल का विवाद जो ताजमहल तेजो महल को लेकर खड़ा हो गया है। इस बार तेजो महल को लेकर जो बात दायर किया गया है वो है मथुरा के योगेश्वर श्री कृष्ण जन्मभूमि जन्म स्थान सेवा संघ के ट्रस्ट है और क्षत्रिय विकास शक्तिपीठ विकास के ट्रस्ट ने बात दायर किया है, जिनके अधिवक्ता के द्वारा ये आगरा में बात दायर किया गया है। इसको तेजो महल और ताजमहल के बीच काफी टाइम से विवाद चल रहा है। इसकी सुनवाई जो होनी है वो 9 अप्रैल को रखी गई है। जी अजय, क्या लगता है इस मामले में कभी कोई सर्वेक्षण जो है पुरातत्व विभाग की तरफ से कराया गया है? क्या वजह है कि बार बार तेजो महल और ताजमहल को लेकर विवाद रहता है और वाद जो है वो अक्सर कोर्ट में दायर होते रहते हैं?
देखिए, जो अधिवक्ता ने जो बताया है, वकील अजय जी ने बताया है जी। कि इसमें जो एएसआई से आरटीआई की जानकारी मांगी गई थी, आरटीआई के जरिए, कि ये ताजमहल कब बनना शुरू हुआ था, कब बन के तैयार हुआ था, और इसकी जो एज है कितने तरीके से निकाली गई थी, इन सबको लेकर यह कितना पुराना है। तो इसमें एएसआई ने बताया था कि ताजमहल एक रिसर्च का विषय है, जिसको लेकर इसकी वेबसाइट है, संबंधित पुस्तकों को पढ़ सकते हैं ना, उसको लेकर ये सब अनुसंधान किया गया था। और इसमें बाबरनामा, हुमायूंनामा, रॉयल एयरफोर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल, एएसआई के बुलेटिन, तो कई चीजों को लेकर इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, तो उनके अनुसार तेजो नाम, जो शिवाजी का नाम बताया था, विश्वकर्मा प्रकाश में तेजोलिंग पैर निर्माण का भी निर्माण संस्कृत पैर का अर्थ मंदिर में होता है। तो इन सब को लेकर ये तेजो महल और ताजमहल को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। जी, पुरातत्व विभाग की तरफ से सर्वेक्षण क्यों नहीं कराया जाता? अक्सर जब भी कोई विवादित मामला सामने आता है तो उस जगह के बारे में सर्वेक्षण कराया जाता है, जानकारी हासिल की जाती है। तो ताजमहल के मामले में क्यों प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से ऐसे कोई सर्वेक्षण नहीं कराया जा रहा है, या डिटेल नहीं दी जा रही है, किताबों का हवाला दिया जा रहा है? हाँ, ये जरूरी है कि पुरानी जो किताबें हैं उनके अनुसार एएसआई और उसके अनुसार ये सब आरटीआई में जवाब दिया जाता है, क्योंकि काफी टाइम से इन लोगों ये चल रहा है विवाद। और इसमें ताजमहल को जो शिल्पकार के पास ताजमहल में वर्षा ऋतु में जो हिसाब हुआ था, या मरम्मत का कोई सुझाव उपलब्ध नहीं है, इस सब को लेकर गुम्मद की मरम्मत शुरू की, ये एएसआई के अंदर गुम्मद गोलाकार नहीं मिले, तो इन सब को लेकर काफी बार विवाद हुआ। वहां अंदर आकृतियां जो बनी हुई हैं उनको लेकर, तो एएसआई बार बार इस चीज को लेकर सर्वेक्षण तो करता है, लेकिन लिखित रूप में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ये ताजमहल ही है, तो इसको लेकर बार बार विवाद खड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ताजमहल या तेजो महल, इस बात का विवाद लगातार पिछले कई सालों से चला आ रहा है और एक बार फिर कोर्ट में वाद दायर किया गया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।